Hi guys, welcome to the application and today we are going to start the new lecture of this series of MPPSC Mains Paper 2 Part B Unit 3. This is lecture 3. इसके पहले हम लोग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ऊपर पढ़ाई कर चुके हैं. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू इश्यूज रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन एंड ऑल्सो डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ओके, तो हम लोग इसमें आगे अब क्या पढ़ेंगे, गर्ल्स एजुकेशन को रिलेटेड क्या इश्यूज हैं इंडिया में, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फॉर द फर्स्ट few decades Indian women have taken stride in all the fields of activity. Yet a lot remains to be achieved. Indian women excelled in the Olympic Games for India, be it PV Sindhu, be it Hema Das, be it Mary Kom, be it Mirabai Chanu. All they have exceptionally performed at the international level in the field of games, in the field of sports. आप सभी ने देखा होगा, and not only in the field of sports, हर जगह पे हम आगे अभी देखेंगे, हर जगह पे जो है वो excel हुई है women, right? There is no reason for it to be otherwise in any other field, especially education, given the right support. ठीक है, एजुकेशन में भी अगर उनको सही से जो है सपोर्ट मिलेगा, उनकी फैमिली सपोर्ट करेंगी इक्वली, जितना वो अपने मेल बच्चे को सपोर्ट करते हैं और फीमेल को भी उतना ही सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद वुमेन में भी हम देखेंगे कि एक लैंडमार्क लिटरेसी हम अचीव कर लेंगे. ठीक है, एज अ नेशन वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर हाफ द पोटेंशियल वर्कफोर्स इफ वी एस्पायर टू बी द इकोनॉमिक वर्क पावर हाउस. एज अ सोसाइटी women can be the pivot to bring about critical and lasting social transformation. As individuals, they deserve a shot at being the very best they can. In this context, there is a need to relook into the various issues related to the women's education, especially higher education. ठीक है, अब देखो, पहले भी अगर हम देखें, जो भी पहले हमने दो लेक्चर्स में देखा था, वी नो कि यार सबसे कॉमन जो है फैक्टर, सबसे कॉमन इशू क्या है, विच इज द ड्रॉप आउट रेशियो. बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल में, नाइन्थ टेंथ से पहले बोर्ड के ड्रॉप आउट कर लेंगे या फिर ट्वेल्थ के पहले ही ड्रॉप आउट कर लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि अब 18 ईयर्स की बच्ची होने वाली है तो उसको जो है एक दो साल पहले अभी खाना पीना सिखाओ और फिर उसकी शादी करवा दो, है ना, उसको सेटल करवा दो. तो ये जो थिंकिंग है ना, ये हमें बदलनी है. वी नीड टू जस्ट चेंज दैट. नेक्स्ट, इश्यूज रिगार्डिंग द गर्ल्स एजुकेशन. क्या क्या इश्यूज है, देखो, फर्स्ट तो वही है जो मैंने आपको बताया, रीजंस फॉर द गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट. ठीक है, द रीजंस फॉर गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट इन इंडिया आर वरीड. द प्राइमरी वंस आर ऑब्वियस. क्या क्या, एंगेजिंग इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज, 31.9% जो है वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज में एंगेज कर दी जाती है. खाना बनाओ, बर्तन धो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, बस यही सब करते रहो, है ना, मतलब वो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाती है. नेक्स्ट, हैव फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स. बहुत जगह पे ऐसे होता है कि जो लोग हैं, वो जो रूरल पीपल हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली मच साउंड कि वो अपनी गर्ल एजुकेशन को प्रेफर कर पाए, आगे अफोर्ड कर पाए वो एजुकेशन. अगर उनके पास ऑप्शन होता है कि वो सन को देना चाहते हैं कि डॉटर को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो दे वुड डेफिनेटली गो फॉर सन. ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी एक इशू है. नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन. आधी लड़कियां तो एजुकेशन लेने में ही इंटरेस्टेड नहीं होती, उनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है, उनको उसी में खुशी मिलती है. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा एक बहुत दिक्कत वाली बात है. दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वरी फॉर. नेक्स्ट इज गेट मैरिड. 12.4% जो है वो गर्ल्स के जो है वो शादी कर दी जाती है. आज भी हम देखें तो राजस्थान में बहुत सारी जगहों पे आज भी चाइल्ड मैरिज बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें डील करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज जेंडर बायस एंड सोशल नॉर्म्स. वही चीज मैंने आपको बता दी. अगर कंपैरिजन आता है गर्ल और बॉय चाइल्ड में, तो डेफिनेटली द पेरेंट्स वुड गो फॉर द बॉय चाइल्ड. उनकी एजुकेशन पे वो ज्यादा काम करेंगे, बिकॉज दे उनकी भी थिंकिंग मतलब एक तरह से सही होती है, जो वो सोचते हैं कि आगे जो बॉय है उसको आगे जाके फैमिली देखना है, तो इसलिए हम उसको देना चाहते हैं. बट दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज नॉट द रीजन वाई यू आर नॉट चूजिंग दी गर्ल चाइल्ड, क्योंकि गर्ल चाइल्ड भी एक्सेल कर सकती है. और ऐसा नहीं है कि गर्ल चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करती हैं. ठीक है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है. इवन वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इवन व्हेन द गर्ल गेट्स मैरिड, तभी भी वो अपने पेरेंट्स का सोचना भूलती नहीं है. ठीक है, उनके बारे में उसके दिमाग में चीजें रहती हैं. शी इज कंसर्न अबाउट हर फैमिली. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है. The problem is not only rooted in the poverty and poor quality of school education, but also the gender bias and outdated social norms. ठीक है, social norms तो हमारे यहाँ हमेशा से चले आ रहे हैं. We have just
took birth in the patriarchal society। और हमेशा से स्टार्टिंग से अगर आप वैदिक टाइम्स से ही देख लो तो ऋग्वैदिक टाइम्स में ही जो है वो हमने देखा था कि काफी जो है वो वुमेन के साथ मतलब होता था कि उनको थोड़ा पीछे रखा जाता था मैन के, उनको यज्ञ वगैरह में भी बैठने नहीं दिया जाता था। हाउएवर पोस्ट वैदिक में उनको मौके मिले, बट फिर उसके बाद फिर से वही चीजें होने लगी। ठीक है, the states having the highest rate of secondary school dropout among girls are also the ones where a significant percentage of girls get married before the age of 18 year। ठीक है, आप ये देखो कि ज्यादातर अगर आप किसी स्टेट का देखो कि ड्रॉप आउट रेशियो सबसे ज्यादा है ना, तो वहीं पे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बच्चियों की शादी भी हो रही है बिफोर दे टर्न 18। सो नेक्स्ट, लो एक्सपेंडिचर ऑन द गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन पे लोग खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, क्यों? Deep-rooted gender bias are also reflected in the choice of schools, access to private tuitions, and the choice of discipline in higher education। अगर वो देखेंगे कि बच्चे को अगर बॉय चाइल्ड को ट्यूशन की जरूरत है तो वो उसको ट्यूशन लगा देंगे, गर्ल को ट्यूशन लगा के नहीं देंगे इफ शी इज पुअर इन स्टडीज। ठीक है, अगर दोनों में अगर प्रेफर करना है तो वो सोचेंगे कि चलो यार हम अपने लड़के को जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज दें, अच्छी स्कूल में भेज दें, बट लड़की को वो नॉर्मल से स्कूल में डाल देंगे जो कि थोड़ा सा चीप होगा कंपैरेटिव टू दी साइंस स्कूल। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इशू है। द एवरेज एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर on the girls at this level is rupees 2860, less than that on boys। आप देखो एनुअल में अगर आप देखो तो 2860 रुपए, इतना जो है वो आप एनुअली बच्चे एक लड़की की एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो। ये क्या अमाउंट होता है आपको खुद पता होगा। इतना तो आप मान के चलो, अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो इतना तो हमारा मंथली खर्चा हो जाता है। ठीक है, पेट्रोल वगैरह का, और थोड़ा सा अगर मान लो आपने अपनी बुक्स वगैरह खरीदी तो इतना तो उसमें ही हो जाएगा। तो पर एनम इतना हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या जो है वो लेवल है। ठीक है, इन इंडिया द एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ द सिंपल ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, ₹50,000 वर्सेज ₹8,000। ठीक है, तो इतना तो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फीस जाती ही जाती है। तो जब पेरेंट्स यहाँ पे नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो यहाँ पे क्या अफोर्ड करेंगे। ठीक है, of the girls who do manage to enroll in a tertiary degree, a small proportion go on to pursue professional courses such as engineering, while many more take courses such as pharmacy as up for normal graduation as per AISHE to 2019-20। तो ये सर्वे के द्वारा जो है वो आपको बताया गया है कि कौन कौन गर्ल्स जो है वो ज्यादातर कोर्सेज किन किन में एडमिशन लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आप कभी भी आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, आप उसको बोल ही नहीं सकते कि एजुकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। Without education, I don't think a person can even decide what is right or what is wrong for them। ठीक है, एक लिटरेसी तो अलग बात है, बट एक एजुकेशन अगर सही तरीके से आपको दी जाती है ना, तो आपका जो माइंड है, आपकी थिंकिंग ब्रॉड होती है। यू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू एंड व्हाट यू आर अप टू। तो हम एडल्ट होके जिस लेवल पे खड़े होते हैं ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, बात ऑलमोस्ट सेम ही आती है, बट क्योंकि हम यहाँ पर वुमेन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं इसलिए वुमेन के ही इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। हायर सोशल रिटर्न कैसे? द ग्लोबल एवरेज फॉर द प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न with just one extra year of schooling is about 9%, while the social returns of an extra year of school are even higher, above 10% at the secondary and higher education levels as per a decennial World Bank review। तो आपको पता है कि अगर आप देखो अर्निंग्स हमें कैसे मिलती हैं, जब हम जॉब करते हैं। ठीक है, जॉब हमें कैसे मिलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ आवर टैलेंट। हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारी डिग्री क्या रही है। क्योंकि अगर देखो आप, अगर आप ग्रेजुएट रहते हो, उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट का भी कोर्स कर लेते हो, लाइक इंजीनियरिंग के बाद अगर आपने एमबीए किया होता है, तो आपकी वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो डिग्री की भी वैल्यू है प्लस एक्सपीरियंस की भी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको आपकी जो अर्निंग्स है ना वो डिपेंड करेंगी कि आपने क्या डिग्री ली है, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है इंडिया में। ठीक है, तो इन सब चीजों से अगर आपका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो और आपने डिग्री भी बहुत अच्छी कर रखी है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न अ वेरी वेरी डिसेंट अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाती है। पहली बात तो यू आर बिकमिंग द ब्रेड अर्नर इन योर फैमिली, यू आर अर्निंग अ लाइवलीहुड विच इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दी वुमेन, तो आप खुद को तो सपोर्ट कर ही पाते हो, साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाते हो। यू बिकम इंडिपेंडेंट इन योर ओन थिंकिंग, यू कैन टेक अ स्टैंड, यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, आपको किसी के आगे भी
हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि आप मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बोला जाता है कि लड़कियों का तो ऐसा होता है कि शादी के पहले उनके पेरेंट्स उनका खर्चा उठाते हैं, शादी के बाद उनके इन लॉज उनके हस्बैंड उनका खर्चा उठाते हैं। तो ये चीज क्यों करना? अगर हम खुद में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा जो है वो एक्सपेंसेस उठाने की। हम खुद ही इतने अपने में सक्षम होंगे कि अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सके, राइट? सो दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ हायर एजुकेशन। Interestingly, the private returns for women in higher education are much higher than for women, 11 to 17% as per the different estimates. This has clear policy implications for their own empowerment as well as for society at large. We must bring more and more women within the ambit of higher education. बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो 12th के पहले ड्रॉप आउट कर लेती हैं या फिर 12th के बाद ही वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं, वो कॉलेज तक नहीं जा पाती हैं। तो हायर एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप देखो कि आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपके पास एक डिग्री आती है, डिग्री के साथ साथ आप बहुत सारे एग्जाम्स में एलिजिबल हो जाते हो बिकॉज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू सिट एट एनी एग्जाम इज द ग्रेजुएशन, ठीक है? तो वो चीज आपके पास आ जाती है, आपके पास एक आप एलिजिबल हो जाते हो और भी एग्जाम्स में बैठने के लिए। प्लस आप उसके साथ अगर कोई कोर्स कर सकते हो, अगर आप उसके आगे कोई डिग्री नहीं कर सकते तो आप कोई अगर कोर्स करोगे उसके साथ, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया या फिर कोई आपका स्टिचिंग का कोर्स हो गया या फिर एनी कोर्स, बेकिंग कोर्स, जो भी आजकल मतलब हजारों की मात्रा में आजकल कोर्सेज आ चुके हैं, ठीक है? ये करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, राइट? सो नेक्स्ट, वुमेन कैन प्ले लीडरशिप रोल्स। ऑफ कोर्स हम तो देखते ही हैं, healthy, educated girls with equal access to opportunities can grow into strong, smart women who can take on leadership roles in their countries. This will help in having a better view at women's perspective in the government policies. आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो जो है वो मिस स्नेहा थी, आई थिंक, जो अभी हमारा रिसेंटली जिनका जो वर्डिक्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, यूएन में वो बैठी थी, उन्होंने शी हैज पुट अप द इंडियन स्टांस वेरी वेरी ब्यूटिफुली इन द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, ठीक है? तो आप देखो इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन ने आपका इंडिया का स्टांस कितने अच्छे तरीके से और कितना पोलाइटली रखा कि उन्होंने सही बात भी बोल दी और किसी को बुरा भी नहीं लगा, ठीक है? तो ये जो चीज होती है ना, ये लीडरशिप क्वालिटी वुमेन बहुत अच्छे से टैकल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली मेन कैन लीडर become a leader, but even women can also become a leader, and we have seen multiple examples, numerous of examples are there जिसमें हम देखते हैं कि women have really become a very successful leader. सो नेक्स्ट इज पॉवर्टी एलिविएशन। अब देखो पैसा आएगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी हटेगी। अगर मान लो आपका मेल चाइल्ड है, आपने मेल चाइल्ड तो चलो अर्न कर रहा है बट वो एक कम अमाउंट अर्न कर रहा है, और अगर आपने उसी जगह अपनी फीमेल बच्ची को भी पढ़ाया हुआ, आपने अपनी डॉटर को भी पढ़ाया हुआ है और वो भी अगर अर्न कर रही है, तो दोनों मिलकर अगर फैमिली रन करेंगे, है ना, तो आप खुद सोचो कि डेफिनेटली लेवल बढ़ेगा। उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है उसमें? आपने अगर एजुकेशन दोनों को दी है तो आप मौका भी दोनों को दो ना, अपॉर्चुनिटी भी दोनों को दो जॉब करने की। इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों कि सिर्फ सन को ही हम अपॉर्चुनिटी देंगे और डॉटर को नहीं देंगे? व्हाई इज दिस सो? ठीक है, ये चीज हमें, और फायदा आपको ही होना है एट द एंड जाके। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। वी नीड टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट। अगर आपकी पॉपुलेशन में आधे से ज्यादा लोग अगर महिला हैं और आप उनको अगर एजुकेट करते हो, आप उनको अगर एम्पावर करते हो, तो यू कैन जस्ट इवन इमेजिन वाई इंडिया, मतलब इंडिया कहां पे जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमें करना पड़ेगा। देयरफॉर इंप्रूविंग द कंडीशन इन द कंट्री कैन इमेंसली कंट्रीब्यूट टू द पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी हटेगी तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी इक्वल डिवाइड होगी, ठीक है? इक्वली अगर अपॉर्चुनिटी डिवाइड होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? विच विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू आर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ठीक है? उससे हमारी इकोनॉमी ही बढ़ेगी, कोई हमारा उसमें नुकसान नहीं है, ठीक है? वुमेन्स एम्पावरमेंट प्लेज अ कैटालिटिक रोल towards the achievement of transformational economic, political, social changes required for the sustainable development, ठीक है? कैटालिटिक रोल मतलब कि इंफासाइज करना, मतलब उसको तेज कर देना, ठीक है? कैटलिस्ट आप पढ़ा ही होगा, कैटलिस्ट क्या करता है काम? जो रिएक्शन इसका रेट को बढ़ा देता है, ठीक है? तो वुमेन में भी क्या है, अगर वुमेन एम्पावरमेंट आप कर रहे हो तो उससे आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का, वो बहुत जल्दी होने लगेगा, ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन में आधी तो वुमेन है ना, तो उसमें अगर वो पार्ट लेंगी तो फिर डेफिनेटली बढ़ेगा ही, ठीक है? अब हमने इश्यूज देख लिए, हमने इंपॉर्टेंस देख ली, अब हम देख रहे हैं इनिशिएटिव्स इन दी इम्प्रूविंग गर्ल्स एजुकेशन। क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा सकते हैं?
To overcome these systemic challenges, the government has taken a number of initiatives in the past, such as National Scheme of Intense Incentives to Girls for Secondary Education (NSIGSE), supernumerary seats in all the IITs and the Pragati Scholarship Scheme for Girls in Technical Education. ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे ये जो स्कीम है वो इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अगर आप फीमेल हो, और आपको जो है वो कुछ या तो आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी या फिर आपकी कुछ स्कूल फीस है उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। और अब तो आपको एमपी में भी पता ही होगा कि जो हमारा लाडली लक्ष्मी योजना है जो चलती है ना, तो उसमें अगर आपको डॉटर्स ही होती हैं, 2 डॉटर्स होती हैं या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड होती है, तो उसकी अप टू 18 तक जो है वो पूरी एजुकेशन माफ होती है, और उसके बाद भी जो है वो कुछ एक अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एक गवर्नमेंट जो है वो कर रही है कि पेरेंट्स जो हैं वो आगे आए और अपनी गर्ल्स को जो है वो एनरोल करवाएं स्कूल में। ठीक है, और आईआईटीज में भी सीट्स जो है वो एक आपको उसमें रिजर्वेशन मिलता है। आई थिंक 1% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होती हैं गर्ल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आईआईटीज में भी इतना एनरोल नहीं कर पाती हैं गर्ल्स। ठीक है, देन एंड द प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, फॉर गर्ल्स इन टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में अगर आपको जाना है तो आपको प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर एनरोल करना होगा और वहां से भी आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हाउएवर, in these unprecedented times, we need unprecedented measures to address the issue of girl child school dropouts and bring more girls in professionally and monetarily rewarding fields of higher education. डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ क्रूशियल या फिर ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जो कि हमें ये विश्वास दिलाएं कि वुमेन का जो ड्रॉप आउट है वो इतना नहीं होगा। ठीक है, और ये हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एट द वेरी ग्राउंड लेवल, क्योंकि प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल से ही शुरू होती है। रूरल में अभी ऐसा नहीं, आप बहुत कम देखोगे सिटी या टाउन में कि कोई गर्ल चाइल्ड जो है वो एजुकेटेड नहीं होगी, ऐसा बहुत कम होता है। हम रूरल एरियाज में देखते हैं जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, वहां पे लोग जो है वो थोड़ा सा कतराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एज एन इमीडिएट स्टेप इन एवरी लोकेलिटी अ मोहल्ला स्कूल और अ कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड विद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, अगर आप मान लो स्कूल नहीं, वहां पे स्कूल्स नहीं है या फिर वहां पे कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहां पर लड़कियां जो है वो जाकर पढ़ सकें, तो आप इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो जिससे जो है वो एक आपने वहां पे टीचर जो है वो अपॉइंट कर दिया और वो जो है वो सब पूरे लोकेलिटी को लेके लाके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, Niti Aayog, with the help of civil society organization, had started a community program led by volunteers called Saksham Bitiya. In 28 aspirational districts where more than 1.87 lakh girl students were trained in socio-emotional and ethical learning. ठीक है, तो नीति आयोग तो आपको पता है बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं। उसी टाइप का कुछ एक प्रोग्राम जो है वो सक्षम बिटिया उन्होंने 28 अपनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया, जहां पे वो एथिकल लर्निंग पे काम करते हैं। एथिकल लर्निंग क्या होती है? अब एथिकल लर्निंग ऐसी कि अगर लड़कियों को वो कुछ सिखा रहे हैं ना, तो वो उसको उनको मॉरली और एथिकल भी बताएंगे, मतलब एथिक्स की वैल्यूज उनको बताएंगे कि देखो अगर तुम इसको इस नजरिए से सोचो तो तुम गलत जाओगी कि सही जाओगी। ठीक है, जो हम लोग एथिक्स में पढ़ाई करते हैं उस टाइप की वो लर्निंग जो है वहां पे उनको दे सकते हैं, देते हैं। सोशो इमोशनल, उनको वो मतलब इमोशनल तरीके से भी उनको काफी चीजें सिखाई जाती हैं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे उनको कुछ चूज करना, उनको डिसीजन बनाना हो, अपना कुछ भी डिसीजन लेना हो, तो उनको किस तरीके से क्या क्या जो है वो पॉइंट सोच के उनका डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर वुमेन को क्या किया जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि अगर तुम नहीं होगी तो बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तो तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। भले ही उसके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, भले ही उसके साथ कितना भी वो मेंटली हरास हो रही हो, वो क्या उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, क्या हो रहा हो, डिप्रेशन में जी रही हो, स्ट्रेस में जी रही हो, नथिंग मैटर्स टू एनीवन। वो बस उसी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करके अपनी लाइफ जिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको ये एथिकल लर्निंग जो है वो सिखाई जाती है। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको। देयर इज अ नीड, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ नीड टू रिवाइज द नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इन एरियाज और स्टेट्स विद हाई प्रेवलेंस ऑफ ड्रॉप आउट्स एंड अर्ली चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, इसमें हमको बार बार वही चीज आ रही है कि चाइल्ड मैरिजेस अगर हम रोक लगा लेंगे ना, उस पर अगर हम लोग उसको कर्व कर लेंगे तो बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, जेंडर एटलस ड्रॉप आउट मैपिंग टू प्रिडिक्ट लाइकली ड्रॉप आउट्स, अ जेंडर एटलस कंप्राइजिंग इंडिकेटर्स दैट आर मैप्ड टू की रीजंस फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स शुड बी डेवलप्ड। अब ये जेंडर एटलस देखो कितनी अच्छी चीज है। ठीक है, अब जेंडर एटलस में क्या करेंगे कि पूरी मैपिंग होगी ड्रॉप आउट की, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस विलेज से या फिर किस छोटे से कस्बे से कितनी लड़कियों ने ड्रॉप आउट किया,
उसमें कितने लड़का लड़की कितने बच्चे एडमिशन ने लिया था और कितनी लड़कियां ड्रॉप आउट कर गई, इससे हमें मैपिंग करने का मौका मिलेगा। जब हम मैपिंग करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ज्यादातर जो है वो ड्रॉप आउट रेशो कहाँ का आ रहा है, ज्यादातर जो है वो लड़के लड़के में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट, अब ये हमारा वुमेन का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, इश्यूज रिलेटेड टू द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। क्या चीज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के बारे में हम क्या क्या इश्यूज होते हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स हमको लेने होते हैं वो हम देखेंगे। डिसेबिलिटीज इज एन अम्ब्रेला टर्म कवरिंग इम्पेयरमेंट्स, एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। आपको पता है डिसेबिलिटी इज समथिंग जो कि आपको मतलब कुछ आपको या तो सुनने या फिर देखने की क्षमता आपकी नहीं होती है, या फिर आपकी कुछ डे टू डे एक्टिविटीज में लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है या फिर आप खुद से नहीं कर पाते हो वो चीजें। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मान लो आपका मतलब अगर आपके पैरों में कुछ दिक्कत है, ठीक है, आपके लिम्ब में कुछ दिक्कत है, तो आप दौड़ नहीं पाओगे, यू कैन नॉट रन अ मैराथन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि आप वहां पे नहीं कर पाओगे, आपके लिए एक रेस्ट्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो बॉडी में अगर आपका कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, चाहे वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो, अगर वहां पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है तो दैट विल फॉल अंटू द एम्बिट ऑफ डिसेबिलिटी, राइट। सो अब हम आगे देखते हैं, एन इम्पेयरमेंट इज अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। कोई भी बॉडी के फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको हम इम्पेयरमेंट का नाम देंगे। ठीक है, एंड एक्टिविटी लिमिटेशन इज अ डिफरेंटली एनकाउंटर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन एग्जीक्यूटिंग अ टास्क और एक्शन। मैंने आपको बताया डे टू डे एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अ पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन इज अ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा और उसको लाइफ के सिचुएशन में बहुत ज्यादा जो है वो इशू आने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं हम लोग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन दी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या क्या चैलेंजेस और इश्यूज उनकी लाइफ में आते हैं। तो ये भी आपको चीजें बहुत ज्यादा कुछ इसमें अलग सी चीजें नहीं है, आप अगर खुद भी सोचोगे तो आप इमेजिन कर पाओगे, आप खुद भी 3-4 पॉइंट तो लिख ही सकते हो कि क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं। फर्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ में देखो, अगर कोई भी आपको डिसेबिलिटी है तो आपको हेल्थ में दिक्कत तो होगी, ये बहुत ही ज्यादा एक कॉमन इशू रहता है। अ लार्ज नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज आर प्रिवेंटेबल इंक्लूडिंग दोज अराइजिंग फ्रॉम मेडिकल इश्यूज ड्यूरिंग बर्थ, maternal conditions, malnutrition as well as accidents and injuries। ठीक है, अब जरूरी भी नहीं है कि अगर डिसेबिलिटी है तो आपको बाय बर्थ हो, कभी कभी कुछ लाइफ में ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जब आपको कोई डिसेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो उससे भी आपको टैकल करना पड़ता है, उससे आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है बहुत वर्सली। ठीक है, फिर मेटर्नल कंडीशंस भी होती हैं, जब वुमेन एक बेबी को बर्थ देती है तो उनको कभी कभी उनको डायबिटीज भी हो जाता है बेबी को बर्थ देते टाइम, जो उनका लाइफ टाइम चलता है डायबिटीज। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। देन माल न्यूट्रिशन की वजह से, अब देखो आपने बर्थ तो बहुत अच्छे से लिया, मान लो आप एक हेल्दी इन्फेंट थे, बट आपके फैमिली की उतनी कंडीशंस नहीं थी कि वो आपको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाए, तो आप अप टू 6 to 7 ईयर्स आप माल न्यूट्रिशन से अफेक्ट हो गए। अब माल न्यूट्रिशन से आप अफेक्ट हुए तो किसी ना किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी आपके अंदर आ जाएगी और वो कमी आपको मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक एक साइकिल होती है, जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ हो, बट थ्रू द लाइफ टाइम ऑल्सो इट कैन अफेक्ट यू। नेक्स्ट इज एजुकेशन। ठीक है, द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट इंक्लूसिव इन नेचर। ये हमको पता है कि मतलब डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए थोड़ा सा अलग से एक हमें एजुकेशन स्कूल या फिर कुछ टाइप का एक्टिविटी तो हमको करनी होगी, क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो डिजर्व टू गेट एजुकेटेड। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 व्हाट सेज, आर्टिकल 14 सेज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी हर चीज में होनी चाहिए। अगर आप इक्वालिटी दे रहे हो जीने की, राइट टू लाइफ, तो आप इक्वालिटी दो एजुकेशन में भी, अपॉर्चुनिटी में भी, उनको भी पूरा हक है कि वो एजुकेशन ले सके और वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विथ माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल्स हैज रिमेन्ड अ मेजर चैलेंज। ठीक है, आज भी होता है कि बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं आगे जाके स्कूल्स में एडमिशन लेने में। मॉडरेट डिसेबिलिटीज होता है तो भी उनके साथ या तो उनकी बुलिंग होती है या फिर उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि वो जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और वो स्कूल जो है वो जाना बंद कर देते हैं। ये सारी चीजों पे हमें एक मॉनिटरिंग करनी होगी और इसको और ज्यादा बेटर बनाना होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इवन दो मेनी डिसेबल्ड एडल्ट्स आर केपेबल ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, disabled adults have far lower employment rates than the general population। ये तो हमने देखा होगा, इसमें भी हम मान सकते हैं कि
उनको हर तरह का काम नहीं दिया जा सकता, उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए ही हम उनको काम दे सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि उनको काम नहीं दे सकते, उनको डेफिनेटली उनकी जो भी उनका इशू है उसको हम देखते हुए उसके हिसाब से उनको काम दे सकते हैं, ठीक है। बट उनको काम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट अगर उनको नहीं देंगे तो उनकी फैमिलीज भी रन नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन सोशल इंक्लूजन, नेगेटिव एटीट्यूड्स हेल्ड बाय द फैमिलीज ऑफ द डिसेबल्ड एंड ऑफन द डिसेबल्ड देमसेल्व्स hinder disabled persons from taking an active part in the family, community or workforce। देखो क्या होता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्फिडेंस लो करता है, ठीक है। तो ये उनके साथ इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि उनके साथ ये चीज डेली होती है, उनको डेली ये चीज फील होती है दैट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एक्टिविटी जो कि दूसरे लोग बहुत इजीली कर पा रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ये चीज उनके लिए डेली उनको फाइट एक चीज से तो करना ही करना है, उनको डेली जो उनके लाइफ के इश्यूज हैं उससे तो डील करनी है, बट उनको इस डिसेबिलिटी से भी डेली फाइट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझनी चाहिए और हमें अपना एटीट्यूड उनकी तरफ चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली वी शुड बी सिंपैथेटिक टू देम, और जो लोग सिंपैथेटिक नहीं है हमें उनको थोड़ा सा बोलना चाहिए कि आप सिंपैथेटिक होइए, बिकॉज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कंडीशन, व्हाट दे आर थिंकिंग और व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, ठीक है। ये सब चीजें हमें बदलने की जरूरत है। और डेफिनेटली अगर हम एटीट्यूड अपना चेंज करते हैं, उनसे सही से बात करना, अगर हम अच्छे से ही उनसे 2 मिनट बात कर लेंगे या फिर उनको कॉन्फिडेंस उनका रेस कर देंगे, उनको कुछ पाथ दिखा देंगे, तो उनको भी अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हैं कि ज्यादातर उनको लोग नेगेटिव एटीट्यूड से ही बात करेंगे, ठीक है। Next is poor implementation of policies and schemes hinders the inclusion of disabled persons. Though various acts and schemes have been laid down with an aim to empower the disabled, their enforcement face many challenges. अब schemes का implementation सही से ना होना तो ये तो कोई नई बात नहीं है, it is a very common problem, ठीक है। अब इसमें या तो मीडिएशन आ जाता है या फिर करप्शन आ जाता है या फिर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, तो वो अगर हो जाता है ना तो फिर इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता। अगर आप पॉलिसी का और स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन सही से करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सही तरीके का आपको इम्प्रूवमेंट या फिर सही तरीके का आपको एक चेंज दिखाई देगा सोसाइटी में, ठीक है। वो सोशल चेंज लाने के लिए आपको पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन सही से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अब हमने इश्यूज देख लिए, अब हम देखेंगे इनके इनिशिएटिव्स क्या क्या इनके लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि इनको बहुत अच्छे से एक लाइफ दी जाए। असेसिबल इंडिया कैंपेन, क्रिएशन ऑफ असेसिबल एनवायरनमेंट फॉर पीडब्ल्यूडीज, a nationwide flagship campaign for achieving universal accessibility that will enable persons with disabilities to gain access for equal opportunity and live independently and participate fully in all the aspects of life in an inclusive society। तो इनको जो है accessible India campaign का मतलब क्या है, ऐसी इनको accessibility है जो कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। और इनको भी खुली मतलब अच्छे तरीके से सही से इनको पूरा एकदम इंडिपेंडेंट होकर जीने का जो है वो आपको बोलोगे कि आपको इनको दिया जाए कि हाँ आप जी सकते हो अच्छे से, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी सही तरीके से दी जाएंगी, आपको एजुकेशन भी दी जाएगी। तो ये चीज इसमें अगर ये एनरोल करते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छी इंक्लूसिव सोसाइटी को बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें सभी तरीके के लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एनजीओज for providing various service to persons with disabilities like special schools, vocational training centers, community-based rehabilitation, preschool and early intervention। तो एनजीओस को जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भी ऐसे स्पेशल स्कूल्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स रन करते हैं जो कि डिसेबल्ड या फिर स्पेशली एबल्ड लोगों की मदद करते हैं, तो इसमें इनको जो है वो फंडिंग दी जाती है और इनको ये बोला जाता है कि ये अच्छे से परफॉर्म कर सकें फाइनेंशियली, तो एटलीस्ट इनको कोई कॉन्स्टेंट ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है। देखो द स्कीम एम्स एट helping these disabled persons by bringing suitable, durable, scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances within their reach। काफी लोगों को जैसे मान लो आपको सुनने में अगर दिक्कत है तो आपको एक हियरिंग एड लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक सही दाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। अगर आप रेलिवेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप उस चीज को परचेज करते हो, बाहर अगर आप परचेज करोगे डेफिनेटली आपको एक वॉपिंग अमाउंट देना होगा। बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से लेते हो तो वो सॉरी स्कूल्स नहीं हॉस्पिटल से अगर आप परचेज करते हो तो वो आपको एक रीजनेबल अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट इज नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज।
इसमें क्या होगा, द स्कीम एम्स टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन आफ्टर 12th. अंडर दिस स्कीम 200 फेलोशिप्स पर ईयर आर ग्रांटेड टू द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी. अब इसमें फेलोशिप कितनी है वो मेंशन नहीं है, बट फेलोशिप है ये पता है हमें, ठीक है. तो 200 फेलोशिप जो है वो पर ईयर दी जाएंगी अगर आपको हायर एजुकेशन परस्यू करना है. तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको पूरा खर्चा उठा लिया जाएगा उस एजुकेशन का, उस ग्रेजुएशन जिसमें भी आप एनरोल कर रहे हो. स्कीम्स ऑफ द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज. अब देखो, अब इसमें क्या है, ऐसी ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, जो भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं, जरूरी नहीं कि एक पर्सन में एक ही डिसेबिलिटी पाई जाती है, एक पर्सन में कभी कभी 2-4 डिसेबिलिटी भी पाई जाती हैं. तो ऐसे लोगों के लिए भी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी हुई हैं, और दैट वर्क्स अंडर दी नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्संस, राइट. तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो. उसमें आपको एक गवर्नमेंट अच्छे से मतलब अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मे बी आपका जो इलाज है वो अच्छे से किया जाएगा, आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा वहां पे, और आपको मेडिसिन जो है वो सही दाम पे आपको वहां पे मिल पाएंगी. सो दिस वाज इट गाइस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे पढ़ाई करेंगे. सो टिल देन जस्ट स्टडी वेल एंड थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.